जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को बताए। तो बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे अनुभव आज इस एक प्लेटफॉर्म पे सुनने को मिले हैं। मैंने कुछ बातें नोट करी, मैं ग्रुप वाइज तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मुझे महसूस हो रहा है मैं वही बोलूँगा, है ना। शुरुआत की बात है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एकदम शुरुआत में साथ में था, क्योंकि उनमें से जैसे लक्ष्मी जी हैं, गोवर्धन सिंह जी हैं, मुकेश हैं, वो कोई है नहीं यहाँ पे। रणवीर थोड़ा सा टाइम बाद जुड़े थे। तो मैं सोच रहा था कि भाई ग्रुप ने चारों ने अच्छी चर्चा की है और मैं अपने आप को ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। और हमारे कार्यकर्ता स्मार्ट भी हैं, बरगर सिंह के वगैरह सब टैलेंटेड हैं, वो फिल्टर लगा के बात करते हैं, मतलब मुझे तो भूल ही जाते हैं, पता नहीं मुझे क्या दुश्मनी है, हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं भूलने नहीं दूंगा, मैं याद तो दिलाऊंगा कि मैंने कैसे लोग में काम करते हैं इस संस्था को शुरू करने का सोचा। तो ये बड़ा बहुत मतलब आरोप प्रत्यारोप वाली बात भी थी उस समय, और ये हुआ था कि भाई आप क्यों संस्था शुरू कर रहे हो। और उदयपुर में जिन मित्रों से मैंने बात करी वो एक भी पक्ष में नहीं, यहाँ तक कि लक्ष्मी मैडम ने मना कर दिया था कि कोई साथ नहीं देगा इसमें। बहुत ही मुश्किल काम है, आप संस्था क्यों रजिस्टर कर रहे हो। यहाँ पे सेवा मंदिर, आस्था, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है। मैं कहा नहीं, राजसमंद में नहीं कर रही है। और आपको आश्चर्य हुआ, गोवर्धन सिंह जी उस समय मेरे साथ लोक निवेश में काम करते थे और उनकी नौकरी चली थी। तो झाला साहब ने कहा कि भाई अब इसको कहीं ना कहीं दिलाओ, तो मैंने कहा ठीक है, हम कुछ शुरू करेंगे जिसमें ये सब आ सकें। पोखरण विस्फोट हुआ था, फंडिंग बंद हुई। तो एक बहुत ही बेकार सा कारण था इस संस्था को शुरू करने का, और ये था कि मुझे कुछ लोगों को नौकरी भी देनी थी शायद, इसलिए भी मैंने इस संस्था को शुरू करने का सोचा। जो मैं आज कई बार सोचता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, लेकिन ऐसा है, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन बहुत मोटा कारण ये था कि राजसमंद में उस समय एक ही संस्था काम नहीं कर रही थी, और राजसमंद में आस्था का थोड़ा बहुत काम था, और सुमित्रा जी उस समय आस्था में काम करती थी, मंजू जी आस्था में काम करती थी। तो मेरा एक परिचय था, मैं वहाँ सेशन लेने जाता था 99-2000 में, तब जतन का कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। तो मंजू जी से मेरी पहचान हुई, सुमित्रा जी से मेरी पहचान हुई, और जब हम संस्था शुरू करने का सोच रहे थे जून में 2000 में, तो मंजू जी मुझे एक बार मिली मेरे कमरे के बाहर, और वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई, बहुत अच्छा बुक स्टैंड उन्होंने अपने हाथ से बनाया था। मैं कहा क्यों लाया मंजू जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैंने मेरे हाथ से बनाया, वो मैंने अभी तक संभाल के रखा है ऑफिस में। तो मंजू जी ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उस समय कही कि सर हम अपना शुरू करते हैं। मैं कहा आ गई आस्था से, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा और क्या एक्सपीरियंस उनका रहा होगा, मंजू जी जाने। तो ये बात जाने अनजाने में, पता नहीं, कहते हैं ना वो जबान पे कभी कभी भगवान बैठे होते हैं और हो जाती है। तो उस समय बात चली रही थी संस्था को शुरू करने की, और हम लोगों ने मिलकर संस्था का रजिस्ट्रेशन करने की सोची। तो नेचुरली बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, हमसे मिले और उन्होंने पहले विरोध किया, पर मैंने कहा नहीं करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर की बात बता रहे थे आपको कि कैसे बोर्ड बना, कैसे एडवाइजरी कमेटी बनी। तो जब मेरे मित्र तैयार हुए कि भाई अच्छी बात है आप लो, फिर आप इन लोगों को लो, उन्होंने कुछ नाम सजेस्ट किए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा रिजिड हो गया, कई जगह बजाता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रोफेशनल चाहिए संस्था चलाने के, और वो पढ़े लिखे लोग चाहिए, जैसे इरमा के हों या कहीं के हों, इंस्टीट्यूट के हों, वही लाएंगे प्रोजेक्ट, वही चलाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अनुभव बहुत खराब रहे हैं इन लोगों के साथ, उनका जुड़ाव नहीं होता है संस्था के साथ। तो मेरा ये बहुत स्पष्ट था कि लोकल लोग जुड़ेंगे, और लोकल लोग जुड़कर ही संस्था को चलाएंगे, चाहे चले चाहे नहीं। तो मैक्सिमम करीब 70% लोग होंगे लोकल, चाहे वो पढ़े लिखे हों या नहीं हों। लेकिन ये बहुत स्पष्ट था कि स्थानीय लोग ही काम करेंगे, और वही सोचेंगे कि संस्था चलाए या नहीं चलाए, नहीं चलानी होगी तो बंद कर देंगे, लेकिन लोग स्थानीय होंगे। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी सी जिद काम कर गई थी। तो फिर हमने बोर्ड गठित किया, बोर्ड गठित करने के बाद पंजीयन किया, और पंजीयन के लिए उस समय मैं यही कहता था कि कोई ऑफिस नहीं हुआ करता था, तो मेरा रूम भी था, मेरा रूम भी ऑफिस था, और मैं यही बता रहा था कि जब मैं उदयपुर आया तो एक छोटा सा कमरा मैंने लिया था, उसमें धीरे धीरे जब तक का काम शुरू हो गया। तो एक ऊँट होता है ना जो टेंट के बाहर खड़ा होता है, उसको सर्दी लगती है, फिर थोड़ी गर्दन अंदर लेता है फिर वो थोड़े पाँव अंदर डालता है। तो मैं समझ नहीं पाता कि मैं अपने कमरे को कितना छोटा करूँ, क्योंकि जतन बढ़ती जा रही है। और फिर धीरे धीरे मुझे उस कमरे से निकाल दिया गया और
डॉक्टर जतन ने पूरा का पूरा कब्जा कर लिया उस कमरे पे। तो शुरू में संसाधनों की बात है कि कुछ ऐसा हुआ था, चाहे वो रेल मगरा हो चाहे जयपुर हो, यहाँ पे हुआ था। तो इस तरह से कुछ यात्रा आगे बढ़ती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आई थी, मैं श्यामा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कुछ कुछ प्रूफ बताया है इसके बारे में, लोगों के बारे में बात हुई है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो राजनीति के उसमें हो रही थी, मैं मिस कर रहा था कि बहुत सारे इसमें इन्होंने कहा था कि कुछ मूल्य बताए थे, लचीलापन बताया था, ओरिएंटेशन की बात पता नहीं कैसे भूल गए, क्योंकि ओरिएंटेशन हमारा एक इनफॉर्मल भी होता है जतन के कार्यकर्ताओं के कल्चर में। जब कोई नया कार्यकर्ता आता है तो उसका बड़ा अच्छा स्वागत होता है कि देख ठोकेगी और बजाएगी, देखो तू रह सकता है तो रह, नहीं रह सकता है तो छोड़ दो। तो हाँ, और वो सबके मानसिकता में है कि भाई देखो अगर ये हमने भी किया था, स्ट्रगल करेंगे तो करेंगे और नहीं तो चले जाएंगे छोड़ के। तो वो नए कार्यकर्ता मुझे जरूर फोन पे बताते हैं कि कहाँ उनको दिक्कत आती है। मैं कहते हैं बहुत नॉर्मल है ये, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। देखो अगर आप 6-7 महीने जतन में काम कर चुके हो तो उसके बाद आप जतन नहीं छोड़ोगे, लेकिन अगर 5-6 महीने में डरोगे तो छोड़ देना, तो फिर आप आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे जतन में। तो ये भी है, बिल्कुल उदयपुर में कोई नया कार्यकर्ता ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा आगे एक पेड़ है नीम का, उसके नीचे उसका ओरिएंटेशन होता है। तो मुझे लगता है कि नहीं जरूरी है, बहुत जरूरी है ये सारे। हाँ, वो पट्टी पता नहीं मिराज वाले ने हटाई, मैंने नहीं हटाई। मैंने तो ये भी कहा कि मैं कुछ लोगों की टेबल नहीं लगवा देता। हाँ, आम का पेड़ है सर, आम के पेड़ के वहाँ पे ओरिएंटेशन होता है, वो थोड़ा सा ऐसे ही होता है। तो रेल वगैरह की इम्पोर्टेंस की बात है कि भाई देखो रेल वगैरह सबको जाना पड़ेगा, एक बार तो हुनरघर जाना पड़ेगा। और क्योंकि रेल वगैरह की शुरुआत हुई, आप ही ने इसका जवाब दे दिया बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं ये देख रहा था कि देखिए आज भी एक पंचायत परियोजना समाप्त हो गई है और 7 लोगों का भविष्य खतरे में है और सब पुराने हैं। तो जब मैंने कहा कि नहीं है मेरे पास और क्या करेंगे अपना पता नहीं, परियोजना शायद 6 महीने बाद आएगी, तो रेलमरा के लोगों ने तुरंत मुझे कहा सर आप बिल्कुल चिंता मत करो, हमने पहले भी बिना सैलरी के काम किया था, हम रेगुलर वैसे काम करते हैं। मुझे लगता है शायद इसलिए रेलमरा जाने की जरूरत है, इसलिए हुनरघर जाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कार्यकर्ता है पता नहीं शुरू से कैसे कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं कि इतनी बड़ी बात मुझे बोल के मेरा उत्साह बढ़ा। तो ये कल्चर कैसे ट्रांसफर हुआ, ये मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और संसाधनों में जो संस्था में जो संसाधनों की बात हो रही थी, संसाधन में एक कंप्यूटर को लेकर इतने सारे किस्से सुनाए गए, लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि बहुत सारे संसाधनों का अपमान भी हो, बहुत सारे कंप्यूटर डस्टबिन की तरह काम करते हैं। तो उससे भी थोड़ा हमको विचार करना पड़ेगा कि अब ये कैसे गंगाराम जी रिफिल बताते थे, हम एक कंप्यूटर को मान्यता देते थे और अब हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा ये भी है। जब स्ट्रक्चर तैयार हुआ था तो एक बात और भी बहुत क्लियर थी कि हमारी संस्था में सर्वधर्म सम्मान होगा, सभी धर्मों के कार्य में काम करें, किसी एक धर्म विशेष के कार्य में काम नहीं करें, क्योंकि हमें कल्चर सीखना है। और इसके पीछे जो मूल कारण ये था कि इसके मूल में जब हम शुरुआत कर रहे थे संस्था की, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था विद्या भवन की पढ़ाई का और सेवा मंदिर के कल्चर का। तो वो प्रभाव ऑटोमेटिकली जतन में आया और आज की तारीख में भी हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी जाति विशेष का वर्चस्व बढ़े, है ना। सभी जाति समान रूप से बैठेगी, तभी वो दूसरों के सामने एक उदाहरण बन सकेंगे। तो ये जो मूल्य है ये हमने बराबर कायम रखा। त्रैमासिक बैठक की जब बात हो रही थी तो मैं सोच रहा था कि पहले ये बैठक हर महीने हुआ और हर महीने ऐसे होती थी कि सबको लगता था कि कोई पेशी होने वाली है। और उस समय छोटा ग्रुप था, 30-35 लोग थे, अब तो बहुत बड़ा ग्रुप है, प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो हम इतना टाइम निकाल नहीं पाते हैं और 3 महीने में एक बार मिलने की कोशिश करते हैं। तो 3 महीने में जब एक बार मिलते हैं तो इतना गहराई से रिव्यू नहीं होता है, इतना उन दिनों 1 महीने में हुआ। तो मुझे अभी भी याद है कि ओम जी वगैरह उस समय रात भर सोते नहीं थे कि कल सुबह जरूर हमारी खिंचाई होगी, हम प्रेजेंटेशन देंगे। और राजदीप ने बस ज्वाइन ही किया था और राजदीप को पहली बार हमने जब मंच पे खड़ा कर दिया था तो वो दूसरा आता है। तो मैंने कहा राजदीप आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तो उसने कहा नहीं सर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है, सब कुछ ऐसे देख रहे हैं अजीब से तरीके से। और वो मतलब सब सुनने को तैयार है और बाद में प्रश्न पूछने को तैयार है, तो सब प्रश्न पूछा करते थे उसके बाद।
और तभी सिंचाई होती थी। और प्रेजेंटेशन का टाइम तब 10-20 मिनट नहीं होता था, आधा घंटा पौन घंटा हुआ करता था आराम से। तो ये सब हो रहा था है। एग्जैक्टली। तो ये वाली बात हुई। और एक मैंने नोट किया है कि कल्चर बदल रहा है। मैं ये महसूस कर रहा था कि जो नीम के महत्व की बात पूजा कर रहे थे, ऐसे कितने यंग लोग सोचेंगे मुझे नहीं पता आने वाले टाइम में कितना। पर मैं बाद में पहले थोड़ा सा दुखी हुआ मरकर सिंह जी की बात सुन के, पर बाद में मुझे ये लग रहा था कि वाकई में ये याद करने की क्यों जरूरत है कि किसने शुरू की संस्था और कौन शुरू में थे। अगर आज के कार्यकर्ता उस संस्था को उन्हीं मूल्यों के ऊपर आगे बढ़ा रहे हैं और समय के हिसाब से मूल्य बदल भी रहे हैं, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप याद किसी को मत करिए, पर संस्थान के मूल्यों को याद करिए, मूल्यों को याद करके आगे चलिए। व्यक्ति को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो ठीक है, कोई और होता और ये काम शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं, बहुत सारी संस्थाएं बनी चली हैं, लेकिन काम पूरा है, काम चल रहा है, काम चलते रहना चाहिए। चाहे हम पुरानी बातों को याद करें या न करें, और नीम को कोई याद करे या न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। संस्था की क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, काम की क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने क्वालिटी में समझौता किया तो हम उन क्षेत्र में रहने वाले महिला और बच्चों के सामने हमेशा गुनाहगार रहेंगे, जिनके लिए हमको फंडिंग एजेंसी पैसा देगी। तो हमें कभी भी मैनिपुलेशन नहीं करना है, हमें झूठे आंकड़े प्रस्तुत नहीं करना, हमें बड़ी सच्चाई के साथ अपना काम करना है और उस काम को करते समय जतन के मूल्यों की गरिमा को बनाए रखना है। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि भाई डायरी पेन साहब आप मोबाइल पे आ गए हैं, और मैं पुष्कर जैसे लोगों को देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ, जिन्होंने, मुझे लग रहा था जब पुष्कर बोल रहा था तो उसने पूरा का पूरा जतन को आत्मसात कर लिया है। तो ऐसे अगर 3-4 लोग हैं जो पूरा जतन को जीने लग गए हैं, तो आप यकीन मानिए कि ये कारवां बहुत आगे जाएगा और बहुत दूर तक जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है, और साथ ही उन लोगों की भी जरूरत है जो जतन के बारे में सुनना चाहते हैं। मैं सोनाक्षी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसने लास्ट में कहा कि सर आप प्लीज बताएंगे कि यहाँ कैसे जतन की शुरुआत हुई, क्योंकि शायद कम लोग होंगे लेकिन ये जानने में रुचि रखते होंगे, और उसके पीछे शायद उनका उद्देश्य, मैं समझता हूँ, ये रहता होगा कि हमने कैसे इतना लंबा सफर तय किया था, यहाँ तक आए हैं, और हम उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं। मैं दिव्यांशु से भी कह रहा था थोड़ी देर पहले कि भाई 2-3 दिन पहले कि अब इतना अच्छा हो गया है, इतना अलग अलग हो गया है कि लगता ही नहीं है कि मुझे यहाँ आना चाहिए। इस कैंप में भी जरूरत भी नहीं थी, तो कैसे मैं अपनी भूमिका सीमित करता जा रहा हूँ और कैसे उसको और सीमित करूँ, ये मेरे जैसे लोगों को सोचना चाहिए। क्योंकि मैं दिव्यांशु और इन लोगों की नजर में आउट ऑफ डेट हो गया हूँ, और अभी जतन को काम करने के लिए नए लोगों की भी जरूरत है। नए लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वैल्यूज के साथ में आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। लास्ट बात जो मुझे याद आ रही है वो ये याद आ रही है कि जो कैंप है, ये कल्चर अभी नया नहीं है, ये बहुत पुराना कल्चर है। तो ये कैंप खाली बस इसी का था जो मैं बता रहा था, जैसे सर्वधर्म वाली बात है ना, जैसे कार्यकर्ता एक साथ मिले, बैठे और थोड़ा विचार करें कि आप किन स्थितियों में आप कैसा काम कर रहे हो और हम लोग कैसा काम कर रहे हैं। तो जब केवल 10-12 जनों का था ग्रुप, तब भी हम उदयपुर में किसान भवन में कैंप किया था हमने पहला, फिर हमने नाथद्वारा की वो धर्मशाला है वहाँ किया, राजसमंद में किया, चित्तौड़ में किया, जैसलमेर किया, जोधपुर में। कैंप का इतिहास एक बहुत लंबा इतिहास है, पर हर कैंप के बाद में जो उपलब्धि मिली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिन लोगों को कैंप में आना पसंद नहीं है, नहीं आना चाह रहे हैं, वो शायद बाद में आने के बाद सोचते हैं कि नहीं उन्होंने बहुत अच्छा किया, पर अभी मेरे को लग रहा था कि जो नहीं आना चाहे वो नहीं आएंगे बाद, लेकिन जो आना चाहते हैं वो जुड़े पूरा कैंप की भावना के साथ, और उसके बाद कैंप में भाग लें और पूरे सहभागिता के साथ बात कर रहा था, तब तो शायद इस कैंप की सार्थकता है। आप देखें ना कि ये कैंप भी आपको अवसर दे रहा है यहाँ पे कि आप नए पुराने लोगों से मिल रहे हो और बातचीत कर रहे हो और अनुभव सुन रहे हो, तो कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी इस कैंप की जो हम इसको आगे तक लेके जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल खोल के बोलता हूँ, और मुझे मालूम है कुछ लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आती है, कोई बात नहीं आती है तो, पर आप भी खुल के बोलना सीखें और खुल के अपनी बात बताएं। थैंक यू।